प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है अमेरिकी सीनेट की शक्तियां और कार्य। यानी अमेरिका की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन सीनेट है, उसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं और कार्य क्या क्या वो करती है, उसके बारे में इस कक्षा में जानने वाले हैं। लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिकी सीनेट के बारे में कहा है, सीनेट शासन या सरकार में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक और तो सीनेट प्रतिनिधि सभा की लोकतांत्रिक सावधानी और धृष्टता पर तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाली एक सत्ता है। अगर हम सीनेट की शक्तियों और कार्यों को देखें तो वो इस प्रकार है। कानून निर्माण संबंधी शक्ति, यानी कानून का निर्माण कैसे करती है, उसमें क्या भूमिका है सीनेट की। साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट की शक्तियां और कार्य प्रतिनिधि सभा के समान ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अधिकार और शक्तियां प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है वही भूमिका साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्राप्त है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में भी सीनेट की शक्तियां और कार्य प्रतिनिधि सभा के समान है, समकक्ष है। वित्तीय विधेयकों के संबंध में प्रतिनिधि सभा ज़्यादा शक्तिशाली है सीनेट की अपेक्षा। यदि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो यह विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर बराबर की संख्या प्राय 3-3 सदस्य इस सम्मेलन समिति में होते हैं। मुनरो ने कहा है, सीनेट वह कार्य करने लगी है जिसे संविधान नहीं चाहता था कि वह करे। यानी साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और वित्तीय विधेयकों में, साधारण और संवैधानिक विधेयकों में तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट की शक्तियां लगभग बराबर हैं, कोई अंतर उसमें है नहीं। वित्तीय विधेयकों में सैद्धांतिक रूप से प्रतिनिधि सभा ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो वित्तीय क्षेत्र में भी सीनेट लगभग प्रतिनिधि सभा के बराबर शक्तियां रखती है। दूसरी शक्तियां, नंबर 2, सीनेट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से बढ़कर है, ज्यादा है। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण या अनुमोदन से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध या मान्य होती हैं जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। प्रथम वे नियुक्तियां जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे राजदूत की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति आदि। इनका अनुमोदन भी सीनेट द्वारा किया जाता है। दूसरा, संघीय अधिकारियों से संबंधित वे नियुक्तियां जो किसी राज्य में की जाती हैं, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पोस्ट मास्टरों के कुछ वर्ग में पदों पर नियुक्ति, जिला न्यायवादी की नियुक्ति, मार्शल इत्यादि की नियुक्ति। इन सभी नियुक्तियों पर भी सीनेट का अनुमोदन या स्वीकृति जरूरी है। प्रथम प्रकार की नियुक्तियां सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार कर ली जाती हैं कि राष्ट्रपति दूसरे प्रकार की नियुक्तियों में सीनेट सदस्यों से परामर्श या सलाह लेगा। वर्तमान समय में सीनेटीय शिष्टता या सीनेटीय शिष्टाचार का नियम प्रचलित है, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जिस प्रांत या राज्य में नियुक्तियां करे उस राज्य के सीनेट सदस्यों से परामर्श करे, सलाह ले और उसके अनुसार उनमें नियुक्तियां कर दे। दूसरी शक्ति देखें कार्यपालिका के क्षेत्र में। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के अनुमोदन के विषय में है। विभिन्न देशों के साथ की गई संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट उन संधियों को 2/3
बहुमत से स्वीकार न कर ले, अनुमोदन न कर दे। सीनेट ने 1920 की वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किंतु इस तीसरी शक्ति का प्रयोग सीनेट के द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। सीनेट की तीसरी शक्ति की बात करें, तीसरे कार्य की बात करें तो सीनेट की अन्वेषण या जांच संबंधी शक्ति है। अमेरिकी संविधान के द्वारा सीनेट को व्यवस्थापन या कानून संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण या जांच की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है। अमेरिका में वाटरगेट कांड के सत्यों को प्रकाश में लाने के लिए सीनेटर जेम्स इरविन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने जांच कार्य किया और न्यायालय के साथ साथ सीनेट द्वारा की गई जांच ने अमेरिका की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। अगर सीनेट के शक्ति और कार्यों में नंबर 4 की बात करें तो सीनेट की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सीनेट को महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और महाभियोग की सुनवाई करते हुए सीनेट न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य, आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और उन्हें शपथ दिलाना आदि संपन्न करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोग प्रस्तावों की जांच की गई है और इनमें से 4 बार महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया है। महाभियोग के दौरान अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नंबर 5, सीनेट की कुछ अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ। सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और चुनाव परिणाम की घोषणा करती है। विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो और किसी भी उम्मीदवार को निरपेक्ष या पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो सीनेट उस परिस्थिति में जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम 2 प्रतिनिधि हैं उनमें से किसी एक को अपने बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। आज इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।